पिछली कई वीडियोस में आपने रेप, मर्डर, पोक्सो या मानव शरीर के प्रति किए गए दूसरे अपराधों के बारे में जाना था कि उनके क्रॉस को कैसे तैयार किया जाए, कैसे उस चार्जशीट को एनालाइज किया जाए और एक ऐसा बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए जिसके आधार पर आरोपी बरी हो जाए। आज हम एक नए प्रकार का केस सीखते हैं जिसमें प्रॉपर्टी के अपराध के बारे में सीखेंगे कि इन केसेस में क्रॉस तैयार करने के लिए केस को परत दर परत कैसे खोला जाए। अपराध मानव शरीर का हो या प्रॉपर्टी का हो, संबंधित केस को खोलने के लिए उस अपराध की परिभाषा पढ़नी जरूरी होती है। यहां आपको यह ध्यान रखना है कि सेक्शन 406, 409 तथा 420 में कॉमन बात यह है कि इन सब अपराधों में एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है और दूसरा एलिमेंट होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये दो तत्व इसमें शामिल होते हैं। सेक्शन 420 में अपराधी के मन में पहले डिसऑनेस्ट इंटेंशन पैदा होती है, जिसके बाद वह पीड़ित द्वारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को करवाता है। दूसरी ओर सेक्शन 406 आईपीसी में पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, जिसके बाद अपराधी के मन में डिसऑनेस्ट इंटेंशन पैदा होती है और इससे आरोपी अमानत में खयानत का अपराध, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का अपराध घटित करता है। सेक्शन 408 आईपीसी में सेक्शन 406 आईपीसी की तरह ही पहले नौकर या क्लर्क को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, फिर नौकर या क्लर्क के मन में डिसऑनेस्ट इंटेंशन बनता है और तब जाकर एक तीसरी स्टेज में वह नौकर या क्लर्क प्रॉपर्टी देने वाले की शर्तों को मानने से इनकार कर देता है। यदि वह नौकर या क्लर्क न होकर कोई पब्लिक सर्वेंट हो तो यह अपराध सेक्शन 408 आईपीसी का ना रहकर सेक्शन 409 आईपीसी का हो जाता है। आपने सुना होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इन सेक्शन 406, 408, 409 और 420 आईपीसी का पूरा घटनाक्रम प्रॉपर्टी मालिक की जानकारी में होता है। प्रॉपर्टी के मालिक को यह पता रहता है कि कब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ था। लेकिन यदि प्रॉपर्टी के मालिक की जानकारी के बिना भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करवाया जाता है या किया जाता है तो यह अपराध चोरी का अपराध बन जाता है, थेफ्ट का। इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए किसी नुकसान का डर या फियर ऑफ एनी इंजुरी दिखाया जाए तो अपराध एक्सटॉर्शन कहलाता है। यदि दूर रहकर यह अपराध किया जाए तो यह एक्सटॉर्शन कहलाता है और यदि सामने आकर या नजदीक में आकर किया जाए तो यह रॉबरी कहलाता है। रॉबरी को जब 5 या अधिक आदमी करते हैं तो यह डकैती बन जाता है। आप देख रहे हैं ना, सभी अपराध एक दूसरे से संबंधित हैं और एक में से दूसरा अपराध निकलता हुआ होता है। इस प्रकार से प्रॉपर्टी से संबंधित सब अपराधों में दो तत्व हमेशा मिलेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा, उसके बाद डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगा। इनके आगे या पीछे हो जाने से, इनमें फियर ऑफ एनी इंजुरी जैसे बाहरी तत्व मिल जाने से दूसरे संबंधित अपराध भी बन जाते हैं। तो यह समझें कि प्रॉपर्टी से संबंधित जिन अपराधों का केस है, पहले आपको उसकी पूरी परिभाषा पढ़नी होगी। देखना होगा कि उस परिभाषा के अनुसार अपराध निर्मित होता है या नहीं होता है। सबसे पहले इसी बात की जांच को सबसे पक्का कर लें। जैसे आज के केस का पर्चा 406, 411 आईपीसी में दिया गया था, तो उस केस फाइल को उठाने से पहले, उसमें कुछ भी करने से पहले, क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करने से पहले आपको सेक्शन 406 और सेक्शन 411 आईपीसी को पढ़ना मुनासिब रहेगा। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। राजस्थान के एक थाने में सरगम कंपनी के अधिकारी ने एक शिकायत दी थी कि उनकी सरगम कंपनी डरमेट कंपनी में मोबाइल फोन के पार्ट्स बनवाती है। सरगम कंपनी के वेयर हाउस इंचार्ज ने पाया कि सरगम कंपनी के वेयर हाउस में मोबाइल फोन के 30 बॉक्स कम हैं। ज्ञात करने पर पता चला कि डरमेट कंपनी का कर्मचारी लाल सिंह व उसकी गाड़ी का ड्राइवर अरविंद फर्जी तरीके से हमारी सरगम कंपनी के बॉक्सेस में हेराफेरी करके अपनी गाड़ी में जरूरत से ज्यादा या जितने अलाउड किए गए हैं उनसे ज्यादा बक्सों को लोड करवा लेते हैं। जो फालतू के बक्से लोड करवाए थे उनको बाहर मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं और पैसा अपने इस्तेमाल में लेते हैं। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए।
हमारे क्लाइंट लाल सिंह पर यह आरोप था कि वह डरमेट कंपनी से गाड़ी लिवाकर सरगम कंपनी में आया करता था, अधिक माल लोड करवाकर बाहर ले जाता था, बाहर जाकर फालतू माल को मार्केट में बेच देता था। बेचने से जो पैसे मिलते थे उन्हें अन्य अपराधियों के साथ मिलकर बांट लेता था। तो पुलिस के अनुसार यह अमानत में खयानत का केस था तथा इसके साथ चोरी का माल भी इन लोगों के कब्जे से मिला था। तो इन पर इन्होंने सेक्शन 411 आईपीसी का आरोप भी अपनी एफआईआर में लगा दिया था। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच करनी शुरू की तो एक तो वह आदमी पकड़ा गया जो करोल बाग में इन लोगों से इस माल को खरीदकर आगे ग्राहकों को बेच देता था, तथा एक सरगम कंपनी का वह आदमी भी पकड़ा गया जो सरगम कंपनी के वेयर हाउस से अधिकृत से अधिक माल को लोड करवाकर बाहर भिजवा देता था। इस प्रकार आरोपी 4 हो गए और हमारे आरोपी लाल सिंह की गिरफ्तारी के समय वह अपनी व्यक्तिगत वैन में बैठा हुआ था तथा कुछ मोबाइल फोन के कथित पार्ट जो आने जाने हुआ करते थे उनके बीच में उसके कब्जे से बरामद हुए। इन मोबाइल फोन के पार्ट्स के अलावा उसके कब्जे से 21 लाख रुपए बरामद किए गए। यह माल व रुपये वैन से बाहर बगल में फुटपाथ पर रखे हुए थे और यह कहा गया कि ये जो 21 लाख रुपए बरामद हुए हैं ये पहले इसी प्रकार से मोबाइल के अतिरिक्त पार्ट्स को बेचकर, जो हमने कहा ना करोल बाग में बेचा करते थे, वहां बेचकर उससे अर्जित किया गया पैसा है। हमने फाइल चेक की तो पाया कि कुछ माल करोल बाग से, कुछ सरगम कंपनी के कर्मचारी के घर से और बाकी माल हमारे आरोपी के पास से मिला था। इस बरामदा माल के अलावा अन्य ना तो कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था और ना ही कोई ऐसी डिटेल्स थी कि करोल बाग व फुटपाथ पर से बरामद माल की डिटेल्स क्या थी, सरगम कंपनी के गायब मोबाइल की डिटेल्स क्या थी। जब आरोपी हमारे पास आया तो हमने उससे 2 सवाल पूछे और उनके उत्तर सुनने से हमें केस का भविष्य पता लग गया था। इस केस में आरोप था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के माल को लेकर अमानत में खयानत की है। ही हैड डन मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसके लिए जरूरी है कि एक तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। यदि कोई मोबाइल कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ मोबाइल फोन्स देती है तो पहली कंपनी ले जाने वाले व्यक्ति को एक कंसाइनमेंट नोट भी सुपुर्द करेगी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बिल्टी कहते हैं। पहली कंपनी एक बिल्टी जारी करेगी कि अमुक व्यक्ति अमुक कंपनी से अमुक माल लेकर अमुक दूसरी कंपनी में जा रहा है। कोई तो कागज का टुकड़ा होगा जो यह विवरण देगा कि पहली कंपनी आरोपी को क्या क्या सामान दूसरी कंपनी में ले जाने के लिए अधिकृत किया करती थी। पहली कंपनी के वेयर हाउस से माल को लोड करवाने के बाद दूसरी स्टेज वहीं उसी कंपनी में उसके एग्जिट गेट पर सिक्योरिटी चेक की भी हुआ करती थी। एक सिक्योरिटी चेक भी कंफर्म किया जाना चाहिए था कि वह शुरुआती जगह से क्या लेकर चला था और ठीक वही माल गेट पर भी मिला था क्या जो वेयर हाउस से गाड़ी में लदवाकर आगे दूसरी कंपनी में भेजे जाने के लिए भेजा गया था। ठीक वही माल गेट पर भी मिलेगा जो चेक किया गया तो दुरुस्त पाया गया। इसके बाद दूसरी कंपनी का भी एक रिसीट नोट आएगा कि माल ओरिजिनल कंपनी के बिल्टी के मुताबिक है। उसके मुताबिक नहीं होगा तो इस बात की कहीं रिपोर्ट की जाएगी और यदि यह माल पहली कंपनी के कंसाइनमेंट नोट के मुताबिक मिला, सब कुछ ठीक रहा, तो इस बात को लेकर अपने दूसरी कंपनी के स्टोरेज में इसको जमा करवा दिया जाएगा और ये जो जमा करवाने वाला स्टोर होगा ये भी एक नोट जारी करेगा कि हमारे पास क्या आया क्या नहीं आया। तो सेक्शन 406 आईपीसी का अपराध घटित करने के लिए यह जरूरी है कि एक ऐसा पर्चा तो रिकॉर्ड पर होना चाहिए जिससे यह पता लगे कि पहली कंपनी ने आरोपी को क्या माल सुपुर्द किया था। दूसरी जितनी बाकी स्टेजेस हैं वो तो सब उस पहले ही माल को चेक करने की है कि सारा का सारा उसके मुताबिक पाया गया या नहीं पाया गया। यह कागज कि आरोपी को डिलीवरी के लिए क्या माल सुपुर्द किया गया था, यह इस केस का सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कागज था। किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी सुपुर्द करने को एंट्रस्टमेंट कहते हैं। हिंदी में शायद कानून में इसके लिए सुपुर्दगी ही सही शब्द है। यह एंट्रस्टमेंट ही वस्तुतः ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। इसके बाद जिसको सुपुर्द किया गया है उसकी नीयत खराब हो जाती है तो उसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहते हैं। डिसऑनेस्ट इंटेंशन पैदा हो गई और जब ये दोनों अवस्थाएं हो जाती हैं तो अपराध की स्थिति निर्मित हो जाती है। लेकिन बिल्कुल शुरुआती चीज एंट्रस्टमेंट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ही मौजूद नहीं है तो आप लाख सिर मारिए, आप इसको सेक्शन 406 आईपीसी का अपराध कैसे बना पाएंगे।
केवल बयान दे देने से या शिकायत दे देने से तो यह अपराध नहीं बन पाएगा ना। अब देखते हैं सेक्शन 411 आईपीसी के अपराध को। 411 से पहले सेक्शन 410 आईपीसी में लिखा है कि चोरी की, लूट की, डकैती की, एक्सटोर्शन, मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आदि अपराधों से अर्जित की हुई संपत्ति को स्टोलन प्रॉपर्टी कहा जाएगा। स्टोलन प्रॉपर्टी को हासिल करना अपने आप में एक अपराध है। यही अपराध इस आरोपी के ऊपर लगाया हुआ था, क्योंकि हमने बताया ना कि उसके कब्जे से कुछ मोबाइल फोन और कुछ पैसे बरामद हुए थे। वे पैसे पुराने ऐसे ही मोबाइल फोन्स को बेचकर मार्केट में उससे पैदा होने वाला धन बताया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि बहुत सारे मोबाइल्स और लाखों रुपये जो आरोपी से जब्त हुए थे वे स्टोलन प्रॉपर्टी थी। लेकिन हमारा कहना दूसरा था। यदि हमारे आरोपियों को कोई मोबाइल्स सुपुर्द नहीं किए गए हैं तो उसको कभी कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ ही नहीं होगा। कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं हुआ है। पुलिस ने जिस सेक्शन 406 आईपीसी का पर्चा आरोपी के खिलाफ दर्ज किया है वह तो है ही नहीं, फिर उसमें से जब्त प्रॉपर्टी को आप स्टोलन प्रॉपर्टी कैसे कह पाएंगे? स्टोलन प्रॉपर्टी तभी तो प्राप्त होगी ना जब पहले उससे पहले मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ हो। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ही नहीं हुआ तो स्टोलन प्रॉपर्टी कहां से आएगी? जब स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं होगी तो सेक्शन 411 आईपीसी का आरोप हमारे आरोपी पर कैसे लगा पाएंगे? यह सेक्शन 411 आईपीसी का आरोप तो बनता ही नहीं है। यानी कि एक छोटा सा पर्चा जिसे कंसाइनमेंट नोट कहते हैं या बिल्टी कहते हैं, उसके रिकॉर्ड पर ना होने मात्र से पूरा केस खारिज हो गया। आरोपियों के पास से जो अनेक मोबाइल फोन्स जब्त करने की बात की गई थी वह बेमतलब की बात हो गई। लेकिन आरोपी का दुर्भाग्य यह था कि पुराने वकील साहब ने पूरा क्रॉस खत्म कर लिया था और हमें यह केस 313 के कथन के समय मिला था। तो क्या अब हमारे व्यूअर्स हमें बता पाएंगे और हम उनसे जानना भी चाहेंगे कि अब इस स्टेज पर 311 की स्टेज पर हमें क्या कानूनी कदम उठाना चाहिए ताकि हमारा आरोपी सुरक्षित हो जाए, बरी हो जाए। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।